हेलो जीडी आर्मी। कैसी है जी हमारी जीडी आर्मी? चलिए, तो जीडी आर्मी शुरू करते हैं आज के पेपर का एनालिसिस। सभी लोग जानते होंगे 30 जनवरी का पेपर हमारा हो चुका है। तो इसी के साथ शाम के 8:30 बजे रोज की तरह अपना एनालिसिस शुरू करते हैं। आज दोबारा से देखेंगे चारों शिफ्ट में कैसे क्वेश्चन आए। नेक्स्ट शिफ्ट में जो आने वाली शिफ्ट है इनमें एक्सपेक्टेड क्वेश्चन क्या हो सकते हैं वो भी साथ के साथ देखते हुए चलेंगे। लेकिन उससे पहले बता दूं, अगर आप लोग गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग रिजल्ट गुरु की ऑफिशियल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जिस पर आप टेस्ट सीरीज, क्लासेस और फ्री पीडीएफ ले सकते हैं बड़े आसान तरीके से। इसी के साथ साथ आप लोगों को दोस्तों एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा। अगर आप हमारी ऐप डाउनलोड करते हैं तो आपको डेली 300 प्लस एमसीक्यूज और नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे रिजल्ट गुरु के डेली गैजेट के अंदर, जो कि हमारी ऐप के ऊपर मिलता है। आते हैं अब अपने क्वेश्चंस के ऊपर। पहला क्वेश्चन था जी हमारा 2011 की जनगणना कितने चरणों में पूरी हुई थी? याद रखना है, ये जो जनगणना थी ये 2 चरणों में पूरी हुई थी। ठीक है, इसमें पहला चरण था हाउसिंग जनगणना, जो कि अप्रैल से सितंबर 2010 तक चली थी। फिर जनसंख्या की गणना हुई थी 9 से 28 फरवरी 2011 तक। और जो जनगणना थी इसके आयुक्त कौन थे? विवेक जोशी थे। ये आपके एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो सकते हैं। आगे चलेंगे। 2020 टोक्यो ओलंपिक में कितने लोग या फिर देश ने भाग लिया था? तो आपको याद रखना है, ये भैया ओलंपिक जो है इसका 32वें संस्करण थे। इनकी जो आयोजन है वो 23 जुलाई से 8 अगस्त तक हुआ था टोक्यो के अंदर 2021 में। और ये कौन से ओलंपिक थे? 20 के ओलंपिक थे, जिनमें 205 देशों ने और 11,000 से अधिक खिलाड़ियों ने भाग लिया था। इसके अंदर 33 खेल हुए थे और कुल 339 आयोजन हुए थे इन खेलों के लिए। भारत की बात करें तो भारत को 7 स्वर्ण पदक मिले थे। 7 पदक मिले थे कुल, जिसमें से स्वर्ण पदक 1 था, रजत पदक 2 थे और कांस्य पदक 4 थे। और इसके जो आदर्श वाक्य था, थीम थी 2020 के टोक्यो ओलंपिक्स की, ये थी भैया यूनाइटेड वाया इमोशन। इमोशंस के साथ हम लोग यूनाइटेड हैं, ये इसकी थीम थी। आगे आते हैं। केरल साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है 1974 में किसे मिला था? तो याद रखना है, ये जो पुरस्कार मिला था ये किसे मिला था? पीके बालकृष्णन को मिला था। और इनकी जो एक किताब थी इनी नजन उरंगती उरंगटे। ठीक है जी, उरंगती इंग्लिश में पढ़ेंगे और उरंगटे हिंदी में पढ़ेंगे। इनी नजन उरंगटे। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में कितने स्तरीय कोशिका झिल्ली होती है? तो याद रखना है, इसके अंदर दोहरी कोशिका झिल्ली होती है और डबल मेम्ब्रेन बाउंड भी से कह देते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और केंद्रक। ठीक है। बिना कोशिका झिल्ली का जो है वो एग्जाम्पल क्या है? राइबोसोम है, बिना कोशिका की जो झिल्ली होती है उसका एग्जाम्पल। सम्राट अशोक की मृत्यु कब हुई थी? तो याद रखना है, सम्राट अशोक की मृत्यु 232 ईसा पूर्व या फिर बीसी में हुई थी, पाटलिपुत्र के अंदर। ये मौर्य साम्राज्य का तीसरा शासक था। पहले कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे। दूसरा कौन था? इसका पिता बिंदुसार था। जन्म इसका 304 बीसी में हुआ था और जो इसका शासन काल है वो 268 से लेकर के 332 तक का है। ठीक है, बौद्ध धर्म को इसने अपना लिया था। मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई किससे संबंधित है? जो मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई है किससे संबंधित है? तो ये जो है भरतनाट्यम की प्रसिद्ध प्रवक्त हैं। ठीक है, भरतनाट्यम करती हैं, उसकी बहुत फेमस जो है वो नर्तकी हैं। और जो इनकी शैली है वो भरतनाट्यम जो है वो भरतनाट्यम के तौर पर जानी जाती है। और ये पंडानलूर स्कूल से बिलोंग करती हैं, भरतनाट्यम के पंडानलूर स्कूल से इनकी शैली जो है वो पंडानलूर की है। हाँ जी। बाराबोर्न स्टेडियम जो है कहाँ पर स्थित है? ये मुंबई के अंदर स्थित है। और कुछ इंपॉर्टेंट स्टेडियम यहाँ पे साथ के साथ बता दूं, इंडिया के अंदर स्टेडियम्स बहुत सारे हो रखे हैं इंपॉर्टेंट, जैसे एम चिन्नास्वामी स्टेडियम जो है बेंगलुरु के अंदर है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद के अंदर, सॉल्ट लेक स्टेडियम कोलकाता के अंदर है। आगे चलेंगे। सॉल्ट लेक स्टेडियम कोलकाता हो गया जी। ईडन गार्डन कोलकाता के अंदर है। शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम जो है ये रायपुर के अंदर है। राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम हैदराबाद के अंदर। डीवाई पाटिल स्टेडियम नवी मुंबई। बाराबती स्टेडियम जो है कल कटक के अंदर है। अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली के अंदर है। फिरोज शाह कोटला का जो नाम बदला गया है। हाँ जी, आगे चलें, कुछ स्टेडियम और देखते हैं। महात्मा गांधी स्टेडियम जो है वो तमिलनाडु के अंदर है, सलीम तमिलनाडु में है। राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम देहरादून के अंदर है, उत्तराखंड। सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर राजस्थान। मोहन बागा बेगम ग्राउंड जो है कलकत्ता के अंदर है। ईस्ट बंगाल ग्राउंड कलकत्ता के अंदर है। चंद्रशेखर नायर स्टेडियम जो है तिरुवनंतपुरम के अंदर है, केरला। गुरु गोबिंद सिंह स्टेडियम जलंधर पंजाब के अंदर है। आगे चलेंगे। ईस्टर्न बंगाल ग्राउंड जो है कलकत्ता के अंदर है। चंद्रशेखर, अच्छा जी ये तो हो गया। यहाँ पर हमारे एक दो रहते हैं, जैसे अंबेडकर स्टेडियम जो है दिल्ली के अंदर है। गुरु गोविंद सिंह तक हो गया था हमारा। सत्येंद्र मोहन देव स्टेडियम जो है सिलचर असम के अंदर है। बीजू पटनायक हॉकी स्टेडियम में भुवनेश्वर के अंदर है। और यहाँ पर अभी जो है हमारा ये हॉकी का जो वर्ल्ड कप है ये चल भी रहा है अभी, हॉकी का वर्ल्ड कप, FIH। हाँ जी, रविशंकर शुक्ला स्टेडियम जो है जबलपुर के अंदर है, MP में।
आगे चलते हैं, लेकिन उससे पहले बता दूं, अगर आप लोग गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग हमारे रिजल्ट गुरु के अलग अलग चैनल्स के साथ जुड़ सकते हैं, जो कि लिस्ट आपके सामने है, जहां पर आपकी भाषा के अंदर ही आपको तैयारी कराई जाती है। चाहे आपकी कहीं भी तैयारी कर रहे हो, तेलंगाना के अंदर, एमपी के अंदर, राजस्थान के अंदर, हरियाणा, पंजाब, डिफेंस एग्जाम्स, साथ ही साथ टीचिंग एग्जाम्स, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, यूपी, बिहार, उड़ीसा, किसी भी स्टेट में आप तैयारी कर रहे हो, आपको आपकी भाषा के अंदर तैयारी कराई जाती है। आगे चलेंगे। हिंदुस्तान के जो 49th चीफ जस्टिस हैं वो कौन है? उदय उमेश ललित हैं। ये 27 अगस्त से 8 नवंबर तक रहेंगे, और 8 नवंबर को कौन हो जाएंगे भैया? 50th चीफ जस्टिस हो जाएंगे धनंजय चंद्रचूड़। ठीक है जी। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो याद रखना है, प्रधानमंत्री होता है। नीति आयोग के ऊपर क्वेश्चन आ रहे हैं, नीति आयोग इंपॉर्टेंट है, तो दो चार फैक्ट समझ लेते हैं इसके बारे में, नीति आयोग के। ठीक है जी। लेकिन उससे पहले बता दूं, जो क्रमिक लोक शिकायत और पेंशन के अंतरिक्ष विभाग है और परमाणु ऊर्जा का विभाग है, वर्तमान श्री नरेंद्र मोदी जी के अधीन आते हैं। कौन कौन से ये सारे विभाग किसके अंदर आते हैं? नरेंद्र मोदी जी के अंदर आते हैं। नीति आयोग की जो प्रथम अध्यक्ष जो थे, फर्स्ट चेयरमैन जो थे नीति आयोग के, वो नरेंद्र मोदी। आप कहोगे कैसे? क्योंकि इससे पहले इसका नाम प्लानिंग कमीशन था। ठीक है जी। और जो फर्स्ट वाइस चेयरमैन थे नीति आयोग के, वो कौन थे? अरविंद पंघारिया थे। फॉर्मेशन 1 जुलाई 2015 को हुई थी। 2014 से गवर्नमेंट है मोदी जी की, तो मोदी जी इसके पहले चेयरपर्सन हुए थे, चेयरमैन हुए थे। फर्स्ट डिप्टी चेयरपर्सन जो है प्लानिंग कमीशन का, कौन थे भैया? गुलजारी लाल नंदा थे, फर्स्ट डिप्टी चेयरपर्सन ऑफ प्लानिंग कमीशन। ठीक है। और अंतिम डिप्टी चेयरपर्सन कौन थे या चेयरमैन कौन थे? मोंटेक सिंह अहलूवालिया। योजना आयोग की स्थापना जो है 15 मार्च 1950 को करी गई थी, और नीति आयोग की जो फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है। वर्तमान में इसे नीति आयोग के नाम से जाना जाता है, और वर्तमान के अंदर नीति आयोग के चेयरमैन जो हैं वो कौन है? नरेंद्र मोदी है। और जो आपके डिप्टी चेयरमैन है, वाइस चेयरमैन है, वो कौन है? सुमन बेरी हैं, ये वाइस चेयरपर्सन है। गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? तो याद रखना है, गोवा के जो मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत है, और ये 13वें और वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। कौन से भैया? यहाँ की गोवा की राजधानी जो है वो पणजी है, और राज्यपाल जो है वो PS श्रीधर पिल्ले हैं। ठीक है। अच्छा, ये आपको याद रखना है, प्रमोद सावंत जो है, अगर इनकी बात करी जाए ये किस पेशे से हैं, तो ये आयुर्वेद चिकित्सक हैं और बिलोंग करते हैं भारतीय जनता पार्टी को। ठीक है जी। और ये 7वीं गोवा विधानसभा चल रही है अभी। चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान कौन सा युद्ध हुआ था? तो याद रखना, आपकी चौथी पंचवर्षीय योजना जो है 1969 से 74 तक लागू हुई थी। इस अवधि के अंदर 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था, जिसके अंदर हमने बांग्लादेश को मुक्ति दिलाई थी। बांग्लादेश मुक्ति युद्ध भी इसे कह देते हैं। ठीक है जी। इसी योजना के तहत भारत के अंदर 1974 के अंदर भैया स्माइलिंग बुद्धा जो भूमिगत परमाणु परीक्षण था वो भी करा गया था सबसे पहला। इसके बाद दूसरा जो हुआ था वो पोखरण के अंदर हुआ था। मुख्यमंत्री से एक और सवाल था आज की, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन है? तो याद रखना है, माणिक साहा है। और राष्ट्रीय गीत या गान जो है निहित है कहाँ पर? निहित है, ये आपको याद रखना है, मौलिक कर्तव्यों के अंदर आपका निहित है। ठीक है। और संविधान का पालन करते हुए राष्ट्रीय ध्वज को और राष्ट्रीय गान का सम्मान करना भी मौलिक कर्तव्यों में ही आता है हमारा। सांची स्तूप का निर्माण किसने कराया था? याद रखना है, सांची का जो महान स्तूप है इसका निर्माण किसने कराया था? सम्राट अशोक ने करवाया था। किसने? सम्राट अशोक ने करवाया था। कब कराया था? 3री शताब्दी ईसा पूर्व, जो कि उनका राजकाज का टाइम है। इसके बाद सांची स्तूप जो है इसे सम्राट अग्निमित्र शुंग जो है उसने क्या करा था? और बड़ा और विशाल बनवाया था। इसे बाद में चल के पुष्पमित्र शुंग के टाइम पर तोड़ा भी गया था। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो सिंधु नदी की बहुत सारी सहायक नदियां, इनमें झेलम, चेनाब, व्यास, सतलुज और जस्कर आती हैं। ठीक है जी। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 में जो चली थी उसे डैश भी कहा जाता था। याद रखना है, इसे आपको महालनोबिस मॉडल भी कहा जाता है था, या फिर महालनोबिस शैली भी कहा जाता था। और इस योजना के अंदर हमारे देश की कृषि, सिंचाई और विद्युत परियोजनाएं जो थी उनको प्राथमिकता दी गई थी इस योजना के अंदर। आगे चलेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत कब आई थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आने से पहले स्थापना कब हुई थी? भैया स्थापना हुई थी 31 दिसंबर 1600 को। कब हुई थी स्थापना? 31 दिसंबर 1600 को स्थापना हुई थी। और भैया भारत जो आगमन है वो 24 अगस्त 1608 को है। कैप्टन विलियम हॉकिंस के नेतृत्व में आए थे और सूरत के बंदरगाह पर आए थे। और जहाज किस में आए थे? हेक्टर नाम के जहाज में आए थे। कंपनी जो है समाप्त कर दी गई थी 1 जून 1874 को। अधिकार जो है कंपनी से ज्यादातर सारे अधिकार जो है वो 1857 की क्रांति के बाद 58 में छीन लिए गए थे हिंदुस्तान से, और राज किसके हाथ में आ गया था? अंग्रेजी क्राउन के हाथ में। भारत का जो केंद्रीय बैंक है वो कौन सा है? तो याद रखना है आप लोग को, जो भारत का केंद्रीय बैंक है वो कौन सा है भाई? वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यह सभी वाणिज्य बैंकों का संचालन करता है कौन? RBI। और यह भारत की अर्थव्यवस्था को भी नियंत्रित करता है। स्थापना जो है 1 अप्रैल 1935 की है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो आया था उसके
बाद इसकी स्थापना करी गई थी, भारत सरकार अधिनियम हिंदी में कह देते हैं, 1935 का। आगे चलेंगे। ओडीओपी, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो है, ये योजना जो है ये कहाँ की है? मजे की बात आपको बता दें, ये जो योजना है ये उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है, जो 2018 में लॉन्च करी गई थी। बाद में इसकी सफलता को देखते हुए भारत सरकार को ये बहुत पसंद आई और इसे केंद्र सरकार ने भी अपना लिया था। ठीक है जी, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ओडीओपी। ठीक है जी। अच्छा, इसके साथ विलय कर दिया गया है डिस्ट्रिक्ट एज एक्सपोर्ट हब। डिस्ट्रिक्ट एज एक्सपोर्ट हब जो है दह, इसके साथ इसका विलय कर दिया गया है कि हर डिस्ट्रिक्ट का एक प्रोडक्ट हो और हर डिस्ट्रिक्ट एक एक्सपोर्ट का हब हो। यह पहल खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज जो है उसने इसकी पहल करी है। आगे चलेंगे। महात्मा गांधी। अच्छा, महात्मा गांधी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आज पूछे गए हैं, अब आगे पूछे जाएंगे, बिल्कुल उम्मीद है। तो महात्मा गांधी को थोड़ा सा थोरोली पढ़ लेंगे। थोरोली पढ़ने का मतलब क्या है भाई? थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेंगे महात्मा गांधी के बारे में क्या क्या बातें हैं। तो महात्मा गांधी किस वर्ष में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे? तो याद रखना 1915 में 9 जनवरी को लौटे थे। इसी वजह से 9 जनवरी को भारत में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। जन्म कब हुआ था महात्मा गांधी का? 2 अक्टूबर 1869 को जन्म हुआ था। ब्लैक पेन कर लेते हैं, 1 मिनट रुकना भाई। हाँ जी, ठीक है। पूरा नाम क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी। और साबरमती आश्रम जो है वो महात्मा गांधी ने अहमदाबाद के अंदर 1916 में उसकी स्थापना करी थी, साबरमती आश्रम की। ठीक है, साबरमती नदी के किनारे। अगले अब आते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बातें देखते हैं। महात्मा गांधी जो है इनके राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। 1915 में वहां से लौटे, दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका से लौटे। भारत में पहला जो आंदोलन करा वो चंपारण के अंदर करा था और इन्हें महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। ठीक है जी। महात्मा की उपाधि किसने दी थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे हैं, और कौन से साल में? 1924 में, और एक ही बार रहे हैं। 1915 में इन्हें अंग्रेजों ने केसरे हिंद की उपाधि दी थी, जो इन्होंने 1919 में वापस कर दी थी जलियांवाला बाग के कांड के अंदर। ठीक है जी। महात्मा गांधी को अधीनग फकीर, अर्धनग्न फकीर किसने कहा है? तो ये चर्चिल ने कहा है, विंस्टन चर्चिल ने कहा है। ये इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे 1940 से लेकर के 45 के दौर में, जब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान महात्मा गांधी को क्या कहा गया था? रिक्रूटिंग सार्जेंट कहा गया था, क्योंकि अंग्रेजों की सेना में रिक्रूट करा रहे थे हिंदुस्तानियों को, जिसके बाद इन्हें केसरी हिंद का टाइटल भी दिया गया था। बाद में इन्हें उम्मीद थी इससे अंग्रेज जो है हिंदुस्तानियों को आज़ाद कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो फिर ये आज़ादी की लड़ाई में कूद पड़े। ठीक है जी। महात्मा गांधी को फादर ऑफ नेशन, राष्ट्रपिता किसने कहा है? तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा है। आगे चलेंगे। अभी काफी है महात्मा गांधी के बारे में, ये आखिरी स्लाइड होगी। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह के हथियार का जो सर्वप्रथम प्रयोग है वो कहाँ पर करा था? दक्षिण अफ्रीका के अंदर करा था, जो वहां पर प्रवासी भारतीय थे उनके अधिकारों के लिए। हाँ जी, सबसे पहला सत्याग्रह हिंदुस्तान में चंपारण में करा था। और भैया प्रमुख जो अस्त्र था महात्मा गांधी का वो अहिंसा था। अहमदाबाद आंदोलन जो है इसके दौरान महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का सहारा लिया था। और भारतीय हरिजन संघ जो है इसकी स्थापना 1932 में करी थी। और महात्मा गांधी के लिखे हुए कुछ पत्र या पत्रिकाएं हैं, एक तो हरिजन पत्र है उनका लिखा गया, और दूसरा है यंग इंडिया। ये दोनों उनके न्यूज़पेपर्स थे। आगे आएंगे अब। भूकंप जो है पृथ्वी की कौन सी पटल में आता है? तो याद रखना है क्रस्ट के अंदर आता है। ठीक है जी। भूकंप क्रस्ट या ऊपरी मेंटल में आता है, जो पृथ्वी की सतह से लगभग 800 किलोमीटर गहरे तक होती है। आगे चलेंगे। भारत में नियंत्रण, हाँ जी, महालेखपाल परीक्षक यानी कि कैग, कंट्रोलर एंड अटॉर्नी जनरल जो होता है, कार्य और शक्तियां किस अनुच्छेद में वर्गित हैं? तो ये आपको याद रखना है, अनुच्छेद 149 में वर्गीकृत है। इसके अंदर प्रमुख और सार्वजनिक क्षेत्र का प्रमुख संरक्षक बताया गया है कैग को। नियंत्रक और कैग, कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें, ये किसके थ्रू आती हैं? अधिनियम 1971 के थ्रू आती है। और अनुच्छेद 148 के अंदर कैग की नियुक्ति, शपथ और सेवाएं जो हैं इसकी शर्तें बताई गई हैं। मिल्खा सिंह 2016 में कौन सा अवार्ड मिला था? मिल्खा सिंह को 2016 में कौन सा अवार्ड मिला था? भाई ये उस टाइम के एथलीट नहीं है, उस टाइम पर इन्हें कौन सा अवार्ड मिला था? भारत गौरव अवार्ड मिला था। और इन्हें पद्मश्री 1959 के अंदर मिला था। इनका जो कॉमन नेम था फ्लाइंग सिख के नाम से मशहूर थे। ठीक है जी। ये स्प्रिंटर और फील्ड इवेंट के एथलीट थे। इनकी जो मृत्यु है वो जून 2021 में हुई है। और 1958 के राष्ट्रमंडल खेलों में इन्होंने जो 440 यार्ड की दौड़ होती है उसमें गोल्ड मेडल जीता था। और एशियाई खेलों में इन्होंने कुल 4 गोल्ड मेडल जीत रखे हैं। किसने? मिल्खा सिंह या फिर फ्लाइंग सिख ने। आगे चलेंगे भाई। सोनपुर
मेला बिहार के डैश में हर साल कार्तिक पूर्णिमा में लगता है। तो जो सोनपुर मेला है वो बिहार के अंदर हर साल कार्तिक पूर्णिमा में कहाँ पर लगता है? सोनपुर, ये लगता है भैया सोनपुर के अंदर, ठीक है। और ये नवंबर दिसंबर के महीने में लगाया जाता है। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है और मेले को हरिहर क्षेत्र मेला भी कहा जाता है। याद रखना, हरिहर क्षेत्र मेला। ई कृष्णा अय्यर निम्नलिखित में से किस नृत्य से संबंधित है? ये जो है ये भरतनाट्यम से संबंधित है, ठीक है। FICCI की फुल फॉर्म पूछ रखी थी, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, FICCI। फुल फॉर्म्स याद कर लेना, एक अलग से वीडियो भी दे देंगे अगर चाहोगे तो आप लोग फुल फॉर्म्स के ऊपर। भरतनाट्यम नर्तक जिन्हें पद्म अवार्ड मिला है, ठीक है भैया, इसमें बहुत सारे नाम थे तो कंफर्म तो हो नहीं पाया, तो बहुत सारे लोगों के जिन्हें पद्म अवार्ड्स मिल रखे हैं, पद्म श्री मिल रखा हो, पद्म विभूषण मिल रखा हो, उनके नाम है कुछ के, जैसे भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी से यामिनी कृष्णमूर्ति जो हैं, इन्हें पद्म श्री 1968 में और पद्म भूषण 2001 में मिला। इसके बाद पद्म विभूषण 2016 में मिला, ये इंपॉर्टेंट है। भरतनाट्यम से पद्म पद्मा सुब्रमण्यम जो है इन्हें पद्मश्री 1981 में मिला था और पद्म भूषण जो है 2003 में मिला था। कुचिपुड़ी डांस से बात करें, इंपॉर्टेंट है, गद्दम पद्मजा रेड्डी, गद्दम पद्माजा रेड्डी जो है इन्हें पद्मश्री मिला हुआ है 2022 के अंदर, लेटेस्ट मिला है इसलिए इंपॉर्टेंट है। सोनल मानसिंह जो है ना भरतनाट्यम और ओडिसी नृत्य से मिले हुए हैं 1992 और 2003 में पद्म भूषण, और इन्हें सबसे कम उम्र के अंदर मिला था। और 2003 में उन्हें पद्म विभूषण मिला है, जो कि वो भी इन्हें सबसे कम उम्र के टाइम पर मिला था। तो सोनल मान सिंह जो है ये इंपॉर्टेंट है, इन्होंने सबसे कम उम्र के अंदर पद्म भूषण भी मिला है और इन्हें सबसे कम उम्र के अंदर पद्म विभूषण भी मिला है, दोनों अवार्ड। राजा एंड राधा रेड्डी जो है इन्हें कुचिपुड़ी के अंदर पद्मश्री मिला है 1984 में। आगे चलेंगे। मौलिक अधिकार कौन से संविधान संशोधन से 7 से 6 किए गए थे? 7 थे पहले, 6 करे गए थे। मौलिक अधिकार कौन सा हटाया गया था भैया? जो आपका प्रॉपर्टी का राइट था, राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार जो था ये हटाया गया था। भाग 3 में आते हैं जी, और इसके अंदर 44 से संविधान संशोधन के थ्रू ये अधिकार हटाया गया था और इसे अनुच्छेद 301 के अंदर डाल करके मौलिक से कानूनी अधिकार बना दिया गया था। अब केवल 6 मौलिक अधिकार हैं, जो 6 कौन कौन से हैं भैया आपके? पहला 14 से 18 के अंदर आने वाला समानता का अधिकार, यानी कि राइट टू इक्वेलिटी। पेन सेलेक्ट कर लें एक बार भैया हम, हाँ जी, राइट टू इक्वेलिटी अनुच्छेद 14 से 16। फ्रीडम का राइट 19 से 22 तक भैया। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार जो है आपका 25 से 28। सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार 29 से 30 और संविधानिक उपचार का अधिकार 32, जिसे हिंदुस्तान के संविधान का दिल भी और आत्मा भी कहा जाता है। आगे चलेंगे। रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो याद रखना है रणजी ट्रॉफी जो है क्रिकेट से संबंधित है। और CN नायडू ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, कोच बिहार ट्रॉफी, JD बिरला ट्रॉफी और ईरानी ट्रॉफी जो है ये सभी के सभी क्या हैं? ये सभी की सभी क्रिकेट से जुड़ी हुई ट्रॉफीज हैं। आगे चलेंगे दोस्तों। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता दर किस राज्य की थी? ठीक है, तो याद रखना है सबसे कम साक्षरता दर जो है भैया, यानी कि लिटरेसी रेट जो है सबसे कम कौन से राज्य का था? ये हमारा बिहार का था। इसके अंदर पुरुषों की जो दर है साक्षरता की वो 71.2% थी और महिलाओं की 51.5, जबकि कुल साक्षरता दर 61.8% थी। केरल जो है वो सबसे अधिक वाला है, इसके अंदर ओवरऑल जो है वो 94% है। पुरुषों की 96.11 और महिलाओं की 92.07। भारत की बात करें तो भारत के अंदर कुल जो है वो 74.4 है। पुरुषों की जो बात करें 82.14 है और महिलाओं की जो साक्षरता दर की बात करें वो 65.46% है हिंदुस्तान में। दिसंबर 2022 तक पश्चिम बंगाल के राज्यपाल कौन थे? CV आनंदी बोस जो हैं वो राज्यपाल थे नवंबर 23, 2022 से। निचली सदन लोकसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो याद रखना है जो उल्लेखित है अधिकतम जो है वो 552 हो सकती है। लोकसभा के लिए चुने जा सकते हैं अधिकतम 552। वर्तमान में जो है सांसदों की संख्या 545 है। 2 एंग्लो इंडियंस घटा दिए गए हैं, 550 अब हो जाएगी अधिकतम। लेकिन ये जो अप्लाई होनी है कब से अप्लाई होनी है? 2026 से अप्लाई होनी है, अभी से अप्लाई नहीं हुई है, तो 52 ही आंसर है। मांग और सप्लाई नियंत्रण के लिए उपयुक्त विकल्प में से क्या सही होगा? इन्वेंट्री कंट्रोल और स्टॉक कंट्रोल। ठीक है। वैज्ञानिक और
औद्योगिक अनुसंधान परिषद सीएसआईआर की पहली महिला महानिर्देशक कौन बनी थी? रिपीट हो चुका है क्वेश्चन 2 बार, तो याद रखना है, एन कालासेल्वी बनी थी, एन कालासेल्वी। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जो है हमारी, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, आईसीएआर, इसके डायरेक्टर कौन है इस टाइम पर? हिमांशु पाठक हैं। ये सवाल आ सकता है। हाँ जी, नब्बाना का जो उत्सव है ये किससे संबंधित है? याद रखना है आपको, ये सवाल जो है एमटीएस 2021 का आया हुआ सवाल है। ये बंगाली फसल का उत्सव है और ये बांग्लादेश से संबंधित है। भारत में यह बांग्लादेश, पश्चिमी भारत में जो मनाया जाता है उत्सव, ये पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और असम में मनाया जाता है। मौलिक कर्तव्य जो है भैया, वो कौन से संविधान संशोधन से जोड़े गए थे? जो मौलिक कर्तव्य हैं ये संविधान के 42वें संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था, जो कि 1976 में हुआ था, और इसे रूस के संविधान से लिया गया है मौलिक कर्तव्यों को। अच्छा, जो मौलिक कर्तव्य हैं ये जुड़े किसके कहने पर थे, किसकी सिफारिश से थे? सरदार स्वर्ण सिंह समिति के कहने पर जुड़े थे। ये भाग 4 के अंदर आते हैं और अनुच्छेद 51 क में निहित हैं। कुल 11 मौलिक कर्तव्य है और मूल संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य थे, बढ़ा के अब 11 कर दिए गए हैं। 86वें संविधान संशोधन के तहत 11वां जो है मूल मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, जो कि 2002 में हुआ था। बथुकम्मा त्योहार जो है किस राज्य में मनाया जाता है? बथुकम्मा त्योहार जो है पुरुषों का त्योहार है। याद आपको ये रखना है कि पुरुषों का त्योहार है, तेलंगाना में मनाया जाता है और यह त्योहार जो है हर साल मनाया जाता है और 9 दिन के लिए मनाया जाता है। कितने दिनों के लिए? 9 दिनों के लिए मनाया जाता है। धन्यवाद दोस्तों, इसी के साथ आज का जो एनालिसिस है इस एनालिसिस को खत्म करते हैं। अब मिलेंगे अगली शिफ्ट के एनालिसिस पूरे होने के बाद शाम को 8:30 बजे कल। धन्यवाद दोस्तों।